डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने इस क्लास में सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जो क्लास 12 का टॉपिक है। और ये सबसे कठिन टाइप का एक टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान भाषा में सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसात संयोजी यौगिक। यौगिक कंपाउंड कैसा यौगिक? उपसात संयोजी। पहले हम समझ लेते हैं कि उपसात संयोजी क्या होता है। उसके पहले थोड़ा सा समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी प्रवृत्ति ये होती है कि ये अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारी प्रवृत्ति ये होती है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, एक निश्चित पैसा कमाना चाहते हैं जिससे हमारी जरूरतें फुलफिल हो जाएं। वैसे ही जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, 1 से लेकर 118 20 जो भी हो, जितने भी तत्व होते हैं, सबकी प्रवृत्ति ये है कि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अर्थात अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। और जैसे ही इनके वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, ये अस्थायी हो जाते हैं। इसी वजह से जितने भी आपके कंपाउंड बनते हैं, सबका कारण यही है। देखिए, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की 3 शर्तें हो सकती हैं। पहली शर्त ये हो सकती है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा कर ले। दूसरी शर्त ये होती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी करके पूरा कर ले। और तीसरी शर्त होती है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु को अपना अष्टक पूरा होने के बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम पढ़े होंगे, पहले से पढ़े हैं कि इस तरीके से 3 बंध बनेगा। पहला बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उससे जो बंध बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध। जब परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तब जो बंध बनेगा उसको बोलेंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा बंध, जब युग्मित इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दूसरे परमाणु को युग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब जो बंध बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आप ध्यान में रखिएगा, पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड होगा कि इसमें आप क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को युग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली बात, जब हम इस उपसात संयोजी यौगिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इस यौगिक में कौन कौन से परमाणु होंगे, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल में लिखा K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे एक बड़ा ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट है, और एक परमाणु उस बड़े ब्रैकेट के बाहर निकला हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले देखिए, जो परमाणु इस बड़े ब्रैकेट के बाहर है वो आपका क्या कहलाएगा? आयन। जब भी आप इसका जली विलयन देखेंगे तो ये जो इस परमाणु के इस कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा रहेगा, ये आपका आयन के रूप में आपको दिख जाएगा। दूसरा, हमने आयन हटा दिया। आयन के बाद जो आपका बचता है, ये पूरा जो भी आपका बचता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स में भी 3 चीजें। पहली चीज, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका CN दिख रहा है। और तीसरी चीज, ये जो आपका आयरन दिख रहा है। 3 चीज है ना। पहला देखिए, जो नंबर होगा, इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसात संयोजी संख्या। ये दिखाता है कि उस आपके उपसात संयोजी यौगिक में कितने लिगेंड है। नंबर ऑफ लिगेंड जो दिखाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो आपका CN लिखा है, इस CN को बोलते हैं लिगेंड। हिंदी में भी लिगेंड और इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिगेंड ही लिखा जाता है। और जो आपका तीसरा बच रहा है, ये आपका जो परमाणु है, इसको बोलते हैं सेंट्रल केंद्रीय मेटल धातु आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जो भी रहेगा आपका सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और मुख्य रूप से ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिर से समझिए, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 चीजें, पहला आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा आपका लिगेंड, तीसरा आपका सेंट्रल मेटल आयन। इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आपका यहां से मिलेगा लिगेंड। लिगेंड होता क्या है, लिगेंड की परिभाषा क्या होती है, लिगेंड कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिगेंड्स के बारे में। देखिए, लिगेंड्स होते क्या है।
पहला हम ये देख रहे हैं, हमको ये पता चल गया कि जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को युग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे लिगेंड की बात करें तो लिगेंड अगर हम जो K4 एफिशिएंसी लिख रहे थे अभी तक, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आयरन बीच में रहेगा और इसके चारों तरफ साइनाइड और ये जो साइनाइड होगा Cn होगा, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करता हुआ दिखेगा। जैसा भी हमने कहा था, इस बंध को ध्यान से याद रखिएगा। ये जो बंध है आपका, ये आपका उपशासनजयी बंध है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। तो लिगेंड बेसिकली होते क्या है, लिगेंड परमाणु होता है। सपोज करिए यहाँ पर क्लोरीन होता तो एक परमाणु आप कहते हैं, क्योंकि यहाँ Cn है तो एक से अधिक परमाणु, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। परिभाषा इसकी होगी कि केंद्रीय धात परमाणु, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, केंद्रीय धात परमाणु को युग्मित इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु या परमाणु समूह लिगेंड कहलाता है। परिभाषा क्या होगी, जो परमाणु या परमाणु समूह, परमाणु क्या होगा, जब एक पर कोई रहेगा तो परमाणु होगा, एक से ज्यादा रहेगा तो परमाणुओं का समूह। तो परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो सेंट्रल मेटल आयन को युग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पेयर, हमेशा पेयर में रहेगा, लोन पेयर डोनेट करता है, वह आपका कहलाता है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के टाइप्स पढ़ते हैं। तो लिगेंड्स डिपेंड करता है कि कितने परमाणु सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर एक डोनेट कर रहा होगा तो यूनिलिगेंड, या इसी को बोलते हैं मोनोलिगेंड, या दो करेगा तो डाइलिगेंड, तीन करेगा तो ट्राइलिगेंड। मोनो का मतलब एक होता है। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ कार्बन ही है कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन आपका सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है, तो आपका मोनोलिगेंड कहलाएगा। सपोज करिए यदि इसमें यदि कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता कि यदि इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता और इस साइनाइड का कार्बन भी डोनेट करता और नाइट्रोजन भी डोनेट करता, तब उसको आप बोलते डाइलिगेंड। इस तरीके से पॉलीलिगेंड भी हो सकता है, यदि दो से ज्यादा परमाणु आपको सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यही से आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, इसी लिगेंड से रिलेटेड है, आपका एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हैं कीलेट्स। ये आपका लिगेंड से ही संबंधित है, लेकिन ये आपका पूछा जाता है कीलेट्स होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। पहला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, सेंट्रल मेटल आयन रहेगा, लिगेंड रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका लिगेंड्स होता क्या है, परमाणु या परमाणु का समूह जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करता हुआ आपका लिगेंड कहलाता है। यदि एक परमाणु डोनेट करेगा तो मोनोलिगेंड, दो करेगा डाइलिगेंड, तीन करेगा ट्राई, और बहुत सारे करेंगे तो आपके पॉलीलिगेंड। इसी से संबंधित आपका कीलेट्स। देखिए कीलेट्स होता क्या है। सपोज करिए कि कोई ऐसा लिगेंड्स है जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे आपका एक कंपाउंड है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन फार्मूला इसका हो जाएगा आपका NH2 CH2 CH2 NH2। अब देखिए ये आपका फार्मूला है, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन। ये आपका एक लिगेंड, यदि ये लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो देखिए क्या है। सपोज करिए ये आप कोवाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। कोवाल्ट को इसकी विशेषता ये है कि ये जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, और ये दूसरा नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है। सपोज करिए कि इसमें कोवाल्ट के साथ इसको शॉर्ट में लिखते हैं En। अगर कंपाउंड होता COEN ट्वाइस, तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से कहीं लिखा होगा, यहाँ पर भी एक आपका En आ जाता, CH2 CH2 और NH। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता, इसका COEN ट्वाइस का। देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता। इसमें वो कह रहा है कि ये नाइट्रोजन भी, देखिए ये आपका लिगेंड एक ही है En, एथिलीन डाइअमीन ही है, लेकिन इस लिगेंड में दो परमाणु ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एक ये नाइट्रोजन, दूसरा ये नाइट्रोजन। सेम तरीके से दूसरे En के भी दोनों नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है,
अगर आप ध्यान से देखिए तो इस सेंट्रल मेटल आयन और इस लिगेंड के बीच में एक आपको साइकिल बनता हुआ दिख रहा होगा, चक्रीय संरचना दिख रही ना इस तरीके से। देखिए इस तरीके से चक्रीय संरचना दिख रही ना। तो जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एक चक्रीय या उबले वाली संरचना दिखेगी, ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो आपके केलेट्स कहलाते हैं। कैसे कंपाउंड? यदि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में एक वलय दिखेगा, एक चक्र जैसी, एक साइकिल जैसी संरचना दिखेगी, वो आपका कहलाता है केलेट्स। और इसकी विशेषता ये होती है, जो कीलेट्स होते हैं इनकी विशेषता ये होती है, यदि हम इसका कंपेयर किसी नॉर्मल कंपाउंड से करेंगे, जैसे नॉर्मल कंपाउंड से कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये CO जुड़ा हुआ हो, मान लीजिए क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता, सपोज करिए इस तरीके से जुड़ा हुआ होता, मान लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ होता, एक कंपाउंड ये था, दूसरा कंपाउंड आपका ये। देखिए यहाँ भी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ भी आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की साइकिल का निर्माण नहीं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलता है इसको, किलेट्स को बेनिफिट ये मिलता है कि यदि कभी ऐसी कंडीशन आए कि ये क्लोरीन ये बॉन्ड टूट जाए, यदि एक बॉन्ड टूट जाए तो ये क्लोरीन पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, पूरी तरीके से ये क्लोरीन फ्री हो गया ना कोवार्ड से, इसका कोई संपर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन यहाँ पर बन जाए कि ये वाला नाइट्रोजन इसके संपर्क में ना रहे, देखिए एक बार हमने यहाँ से भी हटाया था, एक बार यहाँ से हटाया था, लेकिन आपको स्ट्रक्चर देख के एकदम स्पष्ट हो रहा होगा कि चाहे जैसे ही ये बांड टूटेगा ये क्लोरीन पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। लेकिन यदि ये बांड टूट भी गया तो यह नाइट्रोजन या NH2 इनडायरेक्ट वे से कोबाल्ट के साथ अटैच है ना। तो इस अटैचमेंट का फायदा ये मिलता है कि जब वो इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट तरीके से जब वो उसके साथ जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो इसका अस्थायित्व अपेक्षाकृत उससे ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब किलेट्स की संरचना बनी, किलेट्स का मतलब लिगेंड और सेंट्रल आयन के बीच एक वलय का निर्माण, जब इस प्रकार की संरचना बनती है तो वे यौगिक अपेक्षाकृत अन्य यौगिकों से ज्यादा अस्थायी होते हैं। ये आपका होगा किलेट्स, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। अगला टॉपिक आप देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसहसंयोजी यौगिकों में अगला टॉपिक देखते हैं सेंट्रल मेटल आयन की आपसी कण संख्या कैसे निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका इसलिए हो जाता है कि यदि आपको सेंट्रल मेटल आयन की आपसी कण संख्या निकालना नहीं पता है तो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नामकरण नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब इसके अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे EAN, इसका हम पढ़ेंगे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो वह टॉपिक भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी ये है कि हमको पता रहे कि हम किसी परमाणु में या जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन में उसकी आपसी कण संख्या निकालना हमको पता है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपसी कण संख्या होती क्या है, फिर इसको निकालना सीखते हैं। देखिए आपसी कण संख्या किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या होती है। किसी परमाणु पर या परमाणु पर जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो धनावेश, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणावेश आता है। तो जितना नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, धनावेश या ऋणावेश, जितनी संख्या रहेगी वही उसकी आपसी कण संख्या कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट और एक, ये क्या करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो हमेशा जो देगा, देने वाला हमेशा क्या होता है, धनी, देने वाला धनी। देखिए इस पर धनावेश आ गया। अगर हम क्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7, ये क्या करेगा, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋणी होगा। इस पर एक धनावेश और इस पर एक ऋणावेश। तो किसी परमाणु पर जितना आवेश आता है वही उसकी आपसी कण संख्या कहलाती है। अगर हम कहें तो कहेंगे सोडियम की आपसी कण संख्या कितनी होती है, +1, क्लोरीन की आपसी कण संख्या -1।
अब हमको ये पता करना है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको पता चल गई। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ही होता है आवेश। हम एग्जांपल देते हैं K4 FeCN6, इसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन आपका आयरन है। हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण संख्या इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि जब इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी हमको ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो निकालना हमारे लिए जरूरी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इस पर कहीं आवेश तो दिख नहीं रहा है, ना कहीं धनावेश है ना कहीं ऋणावेश, इसका मतलब ये आपका उदासीन है। तो यदि कोई यौगिक है जिस पर कोई आवेश आपको नहीं दिख रहा है, यदि आपको आवेश नहीं दिख रहा है तो उसमें जितने भी परमाणु रहेंगे सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा शून्य आता है। जैसे आप देख रहे हो K4 FeCN6 लिखा, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आएगा 0। कैसे? पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं X, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं Y, और ये साइनाइड एक ही में है इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं Z। इनका योग आना चाहिए आपका टोटल 0। 4 पोटेशियम है तो 4 लिख देंगे, 1 आयरन है तो 1 लिखिए या मत लिखिए, 6 साइनाइड है तो 6। 4x + y + 6z = 0। देखिए आपको पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 19 2 8 8 और 1। अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इस पर एक धनावेश, इसका मतलब पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस y, जिसे आप याद करेंगे, +6 × z। साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। यदि आपको नहीं पता है तो 1 मिनट में इसको निकालना भी सीख जाइए। देखिए कैसे करेंगे। कार्बन के वायतन कोष में आपके 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वायतन कोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 3 साझेदारी हो जाएगी। तो देखिए 5 पहले से था, 3 तो 5 पहले से था, 5 पहले से था, 3 के साथ शेयर कर किया तो कितना हो गया 8, होना भी 8 चाहिए। कार्बन की बात करें तो वायतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3 के साथ शेयर करेगा कितना हो जाएगा 7। उसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहीं ना कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा वो उस पर उतना ही ऋणावेश। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इस पर ऋणावेश कितना आएगा 1। यही लिखा गया है साइनाइड पर ऑक्सीकरण संख्या 1, टोटल आ जाएगा 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे +4 + y - 6 = 0, y आपका हो जाएगा +6 - 4 = 2 आ जाएगा ना। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 2। इसका मतलब इस यौगिक में आयरन की या सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 2। इसी तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में XYZ मानकर या ABC मानकर जो भी आप चाहें वो मानकर उस सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी ऑक्सीकरण संख्या के बेस ही अगला टॉपिक आपका बनता है जिसको बोलते हैं EAN। देखिए इसके बारे में ये क्या कहता है EN के बारे में। देखिए हमें ये पता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वह सेंट्रल मेटल आयन चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ है। टॉपिक हमारा EAN फुल फॉर्म होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका, जो सेंट्रल मेटल आयन चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ है, वो उतने लिगेंड के साथ शेयर करता है या उतने लिगेंड के साथ बंध बनाता है जहां तक उसका परमाणु क्रमांक, उस सेंट्रल मेटल आयन की बात हो रही, सेंट्रल मेटल आयन, जहां पर उस सेंट्रल मेटल आयन का परमाणु क्रमांक अपने से निकटतम किसी इनर्ट गैस के, किसके, इनर्ट गैस के, हिंदी क्या होगी अक्रिय गैस के, आवर्त सारणी का शून्य समूह अक्रिय होता है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता है कि सेंट्रल मेटल आयन उतने लिगेंड के साथ शेयर करता है, उतने लिगेंड के साथ साझेदारी करता है, बंध बनाता है जहां पर उसका एटॉमिक नंबर अपने से निकटतम किसी अक्रिय गैस के समान पहुंच जाता है। जैसे इसको थोड़ा डिटेल करने के लिए हम समझते हैं, कैसे कोई परमाणु, जैसे कैसे कोई सेंट्रल मेटल आयन अपना एटॉमिक नंबर अपने निकटतम अक्रिय गैस के बराबर पहुंचाता है। जैसे
हम पढ़ रहे हैं K4 Fe6 के बारे में। हमने देखा आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2, अभी इसके पहले हमने निकाला था आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, निकाल लिया। हमको ये देखना है कि आयरन अपने निकटतम अक्रिय गैस के करीब पहुंचता है या नहीं पहुंचता। देखिए कैसे, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, आयरन का परमाणु क्रमांक 26, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। साइनाइड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, ये जितना परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब आयरन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 26, साइनाइड से कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे 12, तो 12 26 ही हो गया, 12 ये कितना हो गया 6 2 8 और 2 1 3 38 हो गया ना। मतलब आयरन के पास इस समय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 38, परमाणु क्रमांक लगभग कितने क्या पहुंच गया 38। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हम देख रहे थे कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या भी हमने निकाला +2, लिख दीजिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई +2। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 का मतलब ये हुआ कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तभी तो 2 प्लस आया होगा, तो जितना इसने दिया होगा उतना ही क्या होगा यहाँ से घट जाएगा, तो 38 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36, और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो 36 आपका परमाणु क्रमांक किसका होता है क्रिप्टॉन का, और क्रिप्टॉन आपका एक अक्रिय गैस है। यही आपसे कहा जा रहा था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धात परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धात परमाणु अपने निकटतम जो उसके नजदीक रहेगा, जैसे 26 के नजदीक आपका 36 होगा, जो अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान ही लिगैंड के साथ संपर्क स्थापित करता है या उतने ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है या कोई बंध बनाता है। ये आपका हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चलिए इसी चैप्टर में अगला टॉपिक देखते हैं वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत में वर्नर ने उपसात संयोजी यौगिकों के बारे में क्या बताया। मुख्य रूप से इन्होंने उपसात संयोजी यौगिकों के बारे में सिर्फ 2 ही बातें बताई हैं। इस टॉपिक में देखेंगे सिर्फ 2 बातें। जैसे पहला इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, एक तो सेंट्रल मेटल आयन होगा, दूसरा आपका क्या होगा लिगेंड, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो संबंध होगा वो इसकी व्याख्या करेंगे आपके वर्नर। इन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है या सेंट्रल मेटल आयन 2 तरीके की वैलेंसी दिखाता है। एक तरह की पहली वैलेंसी होगी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होगी सेकेंडरी वैलेंसी। जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसात संयोजी यौगिकों की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। वर्नर सिद्धांत के अनुसार मुख्य बातें निम्न है। पहली बात कि वर्नर सिद्धांत ये कहता है कि उपसात संयोजी यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है। पहली संयोजकता होती है प्राइमरी वैलेंसी और जिसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी संयोजकता जिसको बोलते हैं आप द्वितीयक संयोजकता। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसे आप प्राथमिक संयोजकता को आप स्ट्रेट लाइन के साथ दर्शाते हैं, सॉरी डॉटेड लाइन के साथ दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मेटल और लिगेंड के बीच आप दर्शाएंगे तो इस डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी में ये कहते हैं मेटल और लिगेंड के साथ जो संबंध बनेगा उसे आप डॉटेड लाइन की जगह पर स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर कोई एग्जांपल लें, जैसे सपोज करिए कोबाल्ट अमोनिया के साथ यदि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, अमोनिया के साथ मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, और ये इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी, एक बात और इसमें जोड़ लीजिए, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये हमेशा आयनित होगी, ऐसी होगी आयनित होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। ये तो स्पष्ट क्या मतलब, ये प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनित होगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा रहेगा वो आयनित नहीं होगी। तो जो आयन वाला पार्ट होगा उसको डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाएंगे, जो आयनित नहीं होगा उसको स्ट्रेट लाइन द्वारा दर्शाएंगे। सिर्फ 2 बातें। पहली बात सेंट्रल मेटल आयन 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। पहली संयोजकता प्राथमिक संयोजकता, दूसरी संयोजकता द्वितीयक संयोजकता।
प्राथमिक संयोजकता को आप डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं और द्वितीय संयोजकता को स्ट्रेट लाइन द्वारा दर्शाते हैं। तीसरी बात, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन या जो आपका क्वार्टज कंपाउंड पूरे की बात करें तो जो पूरे कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसमें जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो कैसी होगी, आयनित होगी। सपोज करिए यहाँ पर क्लोरीन होगा तो इसको कैसे दर्शाएंगे, क्लोरीन को आप इस तरीके से दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन आपको आयनित दिखेगा और बाकी जो आप आयन के रूप में नहीं रहेगा। जैसे इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखे तो आपका होगा CONS3 6Cl3। तो जितने भी आप क्लोरीन यहाँ दर्शाएंगे, जितना भी क्लोरीन आप दर्शाएंगे सभी को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ। ये थी आपकी वर्नर थ्योरी। एक मिनट फिर से रिवाइज कर लेते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की व्याख्या करता है। ये बताता है कि सेंट्रल मेटल आयन दो वैलेंसी दिखाता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित की जाती है और ये आयनित होती है, जबकि द्वितीय संयोजकता को स्ट्रेट लाइन द्वारा